हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं आप लोगों को क्रिएटिव स्टडी के चैनल के ऊपर फिजिक्स और मैथ पढ़ाता हूं। ठीक है, चैनल के ऊपर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट की वीडियोज मिलेंगी। तो क्या करें, एक बारी प्लेलिस्ट विजिट करें। वहां पर प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग सेक्शन मिलेंगे और वहां से आप लोग अपने कोर्स के अकॉर्डिंग वीडियोज देख सकते हो। आज इस वीडियो के अंदर आप स्टैटिक्स बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पैरेलल फोर्सेस। इससे पहले जो अपने पास चैप्टर नंबर 1 है, फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, वो आप कंप्लीट कर चुके हैं और उस चैप्टर की जो आप लोगों को वीडियोज हैं उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप लोग देख सकते हो और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, राइट। या यूट्यूब पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हो स्टैटिक्स बाय एके और वहां पर आप लोगों को कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। तो आज आप स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, दैट इज पैरेलल फोर्सेस, राइट। तो पैरेलल फोर्सेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। यहाँ पर एक वर्ड देखने को मिलेगा, रिजिड बॉडी। ठीक है, अब रिजिड बॉडी क्या होती है तो मैं आप लोगों को बेसिक सी डेफिनेशन बता देता हूं, ये लिख सकते हो क्या है। ए रिजिड बॉडी इज एन आइडियलाइजेशन ऑफ सॉलिड बॉडी इन विच डीफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड। यानी कि भाई रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है, जैसे ये मेरे पास कोई भी रिजिड बॉडी है, अगर मैं इसके ऊपर क्या लगाता हूं, फोर्स लगाता हूं, तो इस फोर्स के कारण इस बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, जैसे ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है, बी पॉइंट है और इनके बीच का डिस्टेंस मान के चलो डी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया। ठीक है, ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, मैंने क्या किया, फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने से जो ये डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे इन प्रेजेंस ऑफ फोर्स, तो ऐसी बॉडी को आप क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। कोई भी पॉइंट उठा लो यहां से, उन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह की जो अपने पास क्या होती है, बॉडी होती है, उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या होती है भाई, रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे इन प्रेजेंस ऑफ फोर्स, राइट। तो वो क्या होती है, अपने पास रिजिड बॉडी होती है। तो अब आप मेन टॉपिक पे आते हैं। तो यहां पर वर्ड है पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन क्या है, लिखो, हेडिंग डालो, पैरेलल फोर्सेस। हेडिंग डालो भाई, पैरेलल फोर्सेस, डेफिनेशन है ये। पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद समझाते हैं। द फोर्सेस which act on a rigid body, having their line of action parallel to each other। ठीक है, तो क्या होता है भाई, द फोर्सेस विच एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी हैविंग देयर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर। अब इसका मतलब क्या है, तो एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों ने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा होगा। पैरेलल लाइंस क्या होती है भाई, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कहीं नहीं मिलती। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन से है। ये क्या है मेरे पास, पैरेलल लाइन से है। ऐसी लाइन जो कहीं भी मीट ना करे उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर पैरेलल फोर्स क्या होती है, पैरेलल फोर्स वो फोर्स होती है, जैसे ये फोर्स है P, ये मेरे पास क्या है Q। पहली बात तो ये फोर्स कहीं मिलती नहीं है। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है कि ये दोनों फोर्सेस कहीं पर मिलती नहीं है। सिमिलरली ये फोर्स P है, ये फोर्स क्या है, Q है, ये कहीं मिलती नहीं है। ठीक है,
अब उसके बाद क्या होता है भाई, जो उनका लाइन ऑफ एक्शन होता है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, पैरेलल टू ईच अदर। ईच अदर का मतलब P का लाइन ऑफ, जो P है इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये पैरेलल होगा Q के, और Q का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये पैरेलल होगा P के। अब लाइन ऑफ एक्शन जनरली होता क्या है, जिस लाइन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है उसी डायरेक्शन में क्या आता है, लाइन ऑफ एक्शन आता है। ठीक है, अब P का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया जो मैंने रेड मार्कर से बना रखा है, Q का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसी डायरेक्शन में मेरे पास क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन होता है। सिमिलरली P इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो ये मेरे पास रेड मार्कर वाला क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, अगर अब मेरे पास जो फोर्सेस हैं वो इस तरह से एक्ट कर रही है, ये P है, ये Q है, तो जिस डायरेक्शन में ये एक्ट करती है ना उसी डायरेक्शन में मेरे पास क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन होता है। जो ये रेड मार्कर वाला पोर्शन है इसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो आप ये फिगर बना सकते हो एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूं अब रफ, जल्दी बनाओ। नोट्स साथ की साथ बनवा रहा हूं, इनको बना लेना, बाद में रिवीजन के टाइम पे ये बहुत काम आएंगे। ठीक है, और ऐसे नोट आपको कहीं नहीं मिलेंगे जैसे मैं बनवा रहा हूं साथ के साथ, राइट। उसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है मेरे पास, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लिखो नेक्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये क्या होती है, तो सबसे पहले लाइन लिखो लाइक पैरेलल फोर्सेस, तो इसको डिफाइन करते हैं लाइक पैरेलल। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं भाई, अगर मेरे पास दो फोर्सेस हैं वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो उनको बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल जैसे ये फोर्स है, एक फोर्स ये है, दोनों क्या कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। ये जो एरो है ये जनरली डायरेक्शन को डिनोट करती है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो बोल देंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। इस तरह से एक्ट कर रही हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इन फोर्सेस को क्या बोल देंगे अपन, लाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की बात आती है तो ये एग्जांपल में बना लेना कि जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट करें उनको क्या बोलते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो डेफिनेशन क्या है, टू फोर्सेस आर said to be like when they act in same direction, when they act in same direction। समझ गए, यही तो बात है कि जब दो फोर्सेस है उनको लाइक कब कहेंगे, जब वो एक ही डायरेक्शन में क्या करती हो, एक्ट करती हो। तो इसका एग्जांपल आप लोग ऐसे बना सकते हो, ये एग्जांपल की फॉर्म में बनाते हैं। ये P है, ये क्या है मेरे पास, Q। ठीक है, ये क्या है, P है, ये मेरे पास क्या है, Q है। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया एग्जांपल। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्या लिखो, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अब ये क्या होती है भाई, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो लाइक क्या होती थी, जब सेम डायरेक्शन में एक्ट करे, अनलाइक क्या होगी, जब डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करे। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो, ये जनरली फोर्सेस कैसी है, पैरेलल है, लिख लेना टू पैरेलल। ठीक है, पैरेलल वर्ड भी ऐड करना, टू पैरेलल। ठीक है, यहां पर क्या होगा, टू पैरेलल फोर्सेस आर सेड टू बी unlike when they act in opposite direction। ठीक है,
तो दो फोर्सेस को अनलाइक कब कहेंगे, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही हो, एक्ट कर रही हो। अब इसका एग्जांपल देखो, ये मेरे पास P है, ठीक है। अब Q क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली ये मेरे पास P है और Q क्या होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ये जो मैं एरो लगा रहा हूं इस तरह से, ये जनरली क्या बताती है भाई, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स मेरी किस डायरेक्शन में लग रही, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आप लिख लो। समझ में आ गया इतना? कमेंट करके बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ समझ में आ गया हो तो, डू इट फास्ट। ठीक है। पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं भाई, ऐसी फोर्सेस जिनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या हो, पैरेलल हो। साथ साथ बोलो, ऐसी फोर्सेस जिनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या हो, पैरेलल हो एक दूसरे के। उसके बाद अपन पढ़ा लाइक फोर्सेस। लाइक फोर्सेस क्या होती है, जो एक डायरेक्शन में एक्ट करती है, ठीक है। ऐसी फोर्सेस जो क्या करे, एक डायरेक्शन में एक्ट करे। उसके बाद अपन ने पढ़ा अनलाइक फोर्सेस। अनलाइक फोर्सेस क्या होती हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे, ठीक है। क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें। उसके बाद जो अपना ये टॉपिक है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो अभी करने वाले हैं। यहां से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहां से क्या आते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना भाई। हेडिंग डालो, रिजल्टेंट ऑफ हेडिंग डालो, रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक फोर्सेस, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, ठीक है। अब ये रिजिड बॉडी है ना, ये आप लोगों को बार बार सुनने को मिलेगा, तो इसी वजह से मैंने जो रिजिड बॉडी है ना वो स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। तो रिजिड बॉडी के केस में जस्ट आपको ये याद रखना है कि किसी बॉडी के अंदर जो दो पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। कब, जब इसके ऊपर कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है, ठीक है। क्या लग रही है, कोई भी फोर्स लग रही है, ऐसे बोल सकते हो, कोई भी फोर्स लग रही है, ठीक है। अब बात आती है कि अपने पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर जनरली आप लोगों के दो केस होंगे। फर्स्ट केस, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, ठीक है। फर्स्ट केस जब क्या हो, P ग्रेटर देन Q हो, तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है भाई, दो फोर्सेस हैं, एक रिजिड बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है और अपने को क्या करना है, उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो, ये मेरे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है AB, क्या है, रिजिड बॉडी। अब आप फाइंड आउट किसका कर रहे हैं, टू लाइक फोर्सेस। अब लाइक फोर्स आ गया, तो लाइक फोर्स का मतलब क्या होता है कि दोनों की दोनों फोर्सेस क्या करेंगी, सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगी, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगी तो ये इस तरह से एक्ट कर रही है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, P है, और ये मेरे पास क्या है, Q है। अब इसके अंदर बोलना क्या गया है भाई कि P जो फोर्स है वो ग्रेटर है किससे, Q से, यानी कि ये वाली जो फोर्स है ये बड़ी है किससे, Q से। अब जनरली एक चीज और बता देता हूं, ये लाइन लंबी है ना, और ये लाइन मैंने देखो फोर्स की छोटी बनाई है, इसकी लेंथ तो इतनी है और इसकी लेंथ कितनी है, इतनी। तो जनरली जब भी अपने को डायग्राम के अंदर जो फोर्सेज है वो डिनोट करनी हो ग्रेटर और स्मॉल, तो उसको जनरली इसी तरह डिनोट किया जाता है। ये लाइन बड़ी है तो इसका मतलब क्या है, P बड़ी फोर्स है। ये लाइन छोटी है तो इसका मतलब क्या है, Q छोटी फोर्स है। ये नोटेशन होती है माइंड में रखने के लिए, ठीक है। इस तरह से अपन नोटेशन करते हैं। तो जनरली क्या होगा भाई, जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मान लेते हैं C, और ये रिजल्टेंट क्या होगा, बड़ी फोर्स के पास होगा, ठीक है। क्या होगा, बड़ी फोर्स के पास होगा। तो रिजल्टेंट को कैसे लिखेंगे, R इजिकल टू P प्लस Q, ठीक है। R इजिकल टू P प्लस Q। याद रखना है P ग्रेटर देन Q है, तो जनरली जो मेरे पास C है ये मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट। ये जनरली मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट कहाँ होता है, बड़ी फोर्स के पास होता है। ये ऐसे लिख लेना, बड़ी फोर्स के
पास होता है। तो आप समझ गए कि मेरे पास जब P बड़ी होगी Q से तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट है वो कहाँ एक्ट करेगा, बड़ी फोर्स के पास एक्ट करेगा। आप कहोगे अगर सर नीचे एक्ट कर रही है तो उस केस में, तो देखो ये मेरे पास P है और ये मेरे पास क्या है, Q है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और जो AB है ना वो जनरली क्या है, रिजिड बॉडी है। तो C कहाँ एक्ट करेगा, यहां पर होगा, और C क्या होगा, रिजल्टेंट किस साइड होगा, बड़ी फोर्स के पास होगा। तो ये दोनों बात सेम है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही बना दिया ऊपर, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये अपने पास क्या हो गया, केस नंबर फर्स्ट हो गया, राइट। तो इसको लिख लो। अब बात आती है केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड, अब केस नंबर सेकंड क्या है, देखो केस नंबर सेकंड क्या हो सकता है, Q बड़ी हो जाएगी P से, ठीक है। अब Q बड़ी है किससे, P से, जो Q फोर्स है वो ज्यादा है, ठीक है, और P फोर्स है वो क्या है, स्मॉल है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, देखो डिनोट करने का तरीका, ये कोई रिजिड बॉडी है AB, ठीक है, इस साइड Q बना रहे थे, तो ये मेरे पास Q फोर्स होगी और ये मेरे पास क्या होगी, P फोर्स होगी, ठीक है। अब डायग्राम से बता सकते हो कौन सी बड़ी है, ये ज्यादा लंबी लाइन है तो ये बड़ी है, ये छोटी है, ठीक है। ऐसे डायग्राम की फॉर्म में याद करना है आपको। अब जर्नली क्या बोला था भाई, जो मेरे पास रिजल्टेंट है वो बड़ी फोर्स के पास होता है, तो बड़ी फोर्स के पास यानी कि ये Q बड़ी फोर्स है, तो रिजल्टेंट क्या कहाँ होगा, कहीं यहां पर होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा R इक्वल टू P प्लस Q। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ये मेरे पास रिजल्टेंट हो जाएगा, राइट। तो ये अपने पास केस था, लिख लो इसको। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन के अंदर इनका यूज होगा, ठीक है। अब टीचर को कैसे पता लगेगा, टीचर को ऐसे ही पता लगता है। जनरली आप क्या करते हैं, ये जो लाइन से है ना, ये जो बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है, अपने हिसाब से बनाते हैं। हिसाब इन द सेंस कि जैसे क्वेश्चन में बोल दिया गया, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, लेट P इज ग्रेटर देन Q। तो आप हर जगह मान के तो नहीं चलेंगे ना, P इज ग्रेटर देन Q, कई बार माइंड से स्लिप हो जाता है। तो डायग्राम में ऐसे बना लो, जो बड़ी फोर्स है उसको लंबी लाइन से डिनोट कर दो, जो छोटी फोर्स है उसको छोटी लाइन से डिनोट कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है, राइट। हो गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक फोर्सेस। नेक्स्ट इज रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक फोर्सेस। यहां पर अनलाइक कर देता हूं मैं, आप अलग से हेडिंग लिखो, रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक फोर्सेस। अब बात आती है अनलाइक है, तो अनलाइक क्या होती है भाई, अनलाइक वो फोर्सेस होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। केस नंबर फर्स्ट यही होगा, P ग्रेटर देन Q। तो पहली बात क्या है भाई, यहां पर पहली बात तो ये है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। अगर मेरे पास इस डायरेक्शन में P एक्ट कर रहा है तो ये B पॉइंट होगा, अपोजिट डायरेक्शन तो यही होगी ना, यहां पर क्या एक्ट करेगा, Q एक्ट करेगा, ठीक है। ध्यान से समझना, बात अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की हो रही है, और अनलाइक फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो क्या करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। तो ये मेरे पास AB रिजिड बॉडी है, ये P फोर्स है मेरे पास, ये क्या है, Q फोर्स है, और यहां पर दे क्या रखा है, P ग्रेटर देन Q। तो इस केस में क्या होता है, रिजल्टेंट अपन AB को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। चीजें वही रहेगी, जो फोर्स बड़ी होती है रिजल्टेंट उसी के पास होगा, ठीक है। R कहां होगा, बड़ी फोर्स के पास, बड़ी फोर्स के पास। अब इसके अंदर जर्नली क्या होगा, अंदर की तरफ लाई नहीं करेगा, इसको जर्नली आप क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ये दिखाई दे रही है क्या, इसको क्या करेंगे आप, एक्सटेंड करेंगे, और जो मेरा रिजल्टेंट है वो कहीं यहां पर लाई करेगा, ठीक है। कहां लाई करेगा, यहां पर लाई करेगा, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू जर्नली क्या होगी, P माइनस Q होगी। समझ गए, क्या होगी, P माइनस Q होगी। लिखो इसको जल्दी से, जो ये रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी आप लोगों के पास, P माइनस Q। जल्दी लिखो इसको, जल्दी से बना लो, 30 सेकेंड है आप लोगों के पास। और यहां पर रिजल्टेंट लिखने का तरीका पता है क्या होता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। बड़ी क्या है, P है, छोटी फोर्स क्या है, Q है, ठीक है।
अब केस नंबर सेकंड क्या होगा? केस नंबर सेकंड होगा भाई मेरे पास Q ग्रेटर देन P हो। क्या हो? Q ग्रेटर देन P हो। तो उस केस में क्या होगा? ये मेरे पास A है, ये मेरे पास क्या है? B है। ये रिजिड बॉडी है। क्या है? रिजिड बॉडी। तो इस साइड मेरे पास क्या एक्ट कर रही है? P एक्ट कर रही है फोर्स, और इस साइड मेरे पास क्या एक्ट कर रही है? Q एक्ट कर रही है। अब Q ज्यादा है यानी कि Q बड़ी फोर्स है, तो जनरली क्या होगा? मेरे पास जो रिजल्टेंट है वो बड़ी फोर्स के पास लाई करेगा, और ये C पॉइंट है, ये जनरली क्या है? रिजल्टेंट है। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया AB को, तो मेरे पास जो R है वो क्या होगा? बड़ी फोर्स में से छोटी माइनस करते हैं ना, तो बड़ी क्या है? Q माइनस P। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? ये मेरे पास रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर P को आप नीचे बना देते हो, Q को ऊपर बना देते हो, तो वो भी बात सेम है। जैसे P को मैंने नीचे बना दिया, Q को मैंने ऊपर बना दिया, तो तब भी चीजें सेम ही रहेगी। ठीक है, तो रिजल्टेंट यहां पर एक्ट कर जाएगा। तो चीजें बदलने वाली नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। ऐसे बनाओ, अपोजिट में बनाओ, बात एक है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। राइट, तो ये डायग्राम बनाओ जल्दी से। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे, एनालॉजी ऑफ लेमीज थ्योरम। एनालॉजी ऑफ लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम आप पढ़ के आए हैं प्रीवियस पार्ट में। यहां पर जनरली आप एनालॉजी पढ़ेंगे, किसकी? लेमीज थ्योरम की। तो हेडिंग डालो एनालॉजी ऑफ लेमीज थ्योरम। एनालॉजी ऑफ लेमीज थ्योरम। अब ये आप लोगों की क्वेश्चंस के अंदर यूज हो। अब क्वेश्चन को करने का तरीका पता है क्या है? सबसे पहले तो लाइक और अनलाइक फोर्सेस का जो अभी अपन ने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया है वो पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? इस लेमी थ्योरम का, एनालॉग ऑफ लेमी थ्योरम, इसका क्या होगा? यूज होगा। सबसे पहले एक काम करो, स्टेटमेंट लिख लो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ थ्री पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, क्या है? इफ थ्री पैरेलल फोर्सेस, three parallel forces acting on a rigid body, acting on a rigid body। ये rigid body है ना, बार बार सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो rigid body are in equilibrium, are in equilibrium, each is proportional to the distance between the other two, जल्दी लिखो भाई, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर तीन फोर्सेस हैं एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा? ईच इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू। अब इसका मतलब क्या है समझाते हैं, एक बार डेफिनेशन लिखो आप लोग, जल्दी से लिखो भाई। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन टू फोर्सेस आर लाइक, क्या हो? व्हेन टू फोर्सेस आर लाइक, दो फोर्सेस है मेरे पास, वो क्या है? लाइक फोर्सेस है। ठीक है, लाइक फोर्सेस का मतलब क्या है? कि वो दोनों की दोनों क्या करेंगी? एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? कोई रिजिड बॉडी है ए बी, ये क्या है? रिजिड बॉडी है ए बी। ये मेरे पास P है, ये मेरे पास Q है। ठीक है, जर्नल समझ लो कि दोनों फोर्स ही बराबर है, ऐसे मान लो। ठीक है, P इक्वल टू Q है, तो रिजल्टेंट कहां लाई करेगा? यहां पर लाई करेगा। इनमें से P बड़ी हो तब भी चीजें सेम ही रहेंगी, बदलेंगी नहीं। ठीक है, Q बड़ी हो तब भी चीजें सेम रहेंगी। तो ये मेरे पास क्या होगा? रिजल्टेंट वैल्यू बोलो भाई क्या आएगी? रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? P प्लस Q। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? C है। तो जनरली क्या बोला गया है? तीन फोर्सेस जब एक्ट कर रही हो किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर, तो जनरली क्या होगा? ए बी
मेरे पास रिजिड बॉडी है, ए बी सी, 3 फोर्सेस हैं, तो कैसे लिखेंगे? देखो लिखने का तरीका होता है, पी फोर्स लिखो भाई, लिख दी। इसके नीचे क्या आएगा? देखो क्या बोला गया है, ईच इज प्रोपोर्शनल। जो ईच मतलब सारी फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, ईच ईच यानी कि मतलब पी एक फोर्स है, आर क्यू, ठीक है, सभी फोर्सेस के बारे में बात कर रहा है। ईच इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू, डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू। पी लिखा, पी के अलावा कौन सी फोर्स बच गई? आर और क्यू बच गई, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है भाई? इनके बीच का डिस्टेंस सी बी है, तो ये इसके नीचे लिख दो। आगे चलो, अब मेरे पास नेक्स्ट फोर्स क्या है? क्यू है, क्यू लिखो। क्यू फोर्स है, क्यू के अलावा बच गई फोर्स कितनी? पी और आर, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? एसी है, ये लिख दो। अब आगे चलो, एक फोर्स बच गई आर, आर को छोड़ के बाकी 2 फोर्सेस क्या है? पी और क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ए बी, तो ये इसके नीचे लिख दो। तो ये अपने पास क्या होती है भाई? ये अपने पास लेमीज थ्योरम होती है, मतलब एनालॉग ऑफ लेमी थ्योरम। समझ गए? लिखने का तरीका जैसे बोल रहा हूं वैसे करना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, आराम से, ठंडे माइंड से, ठीक है? लिखना छोड़ दो एक बारी, मैं टाइम दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है? आपको 30 सेकंड दे दूंगा, उसमें लिख लेना, पहले समझो एक बारी। देखो एनालॉगी ऑफ लेमीज थ्योरम क्या बोलती है, अगर 3 फोर्सेस एक रिजिड बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं और वो किसमें हो? इक्विलिब्रियम में हो, तो क्या होगा? जो ईच फोर्स है वो क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी, किसके? टू द डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू, ठीक है? अब देखो यहां पर पहली फोर्स ले लिया अपन ने पी, क्या ले ली? पहली फोर्स ले ली पी, बाकी फोर्सेस क्या बच गई? आर और क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? सीबी, तो ये पी के नीचे लिख देंगे। समझ गए? उसके बाद देखो नेक्स्ट फोर्स है मेरे पास क्यू, क्यू फोर्स यहां पर लिखा, अब क्यू को भूल जाओ, बाकी फोर्सेस कितनी बच गई? पी और आर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? एसी, ये इसके नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट फोर्स क्या है? आर है, आर फोर्स को छोड़ के बाकी कितनी फोर्सेस बच गई? पी और क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ए बी है, ये इसके नीचे लिखते। तो ये अपने पास क्या होता है? एनालॉगी ऑफ लेमीज थ्योरम। आई थिंक समझ गए होंगे। अब केस नंबर 2 लिखो। ये तो आपने लाइक फोर्सेस के बारे में बात की थी कि जब मेरे पास क्या हो, दोनों की दोनों फोर्सेस क्या हो? लाइक हो। अब आप कहोगे अगर अनलाइक फोर्सेस है उसकी भी बता दो, तो लिखो केस नंबर 2, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 क्या होगा? व्हेन 2 फोर्सेस आर अनलाइक, व्हेन 2 फोर्सेस आर अनलाइक, क्या हो? जब 2 फोर्सेस मेरे पास क्या हो? अनलाइक हो। अनलाइक फोर्सेस देखो, ये मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है ए बी, ठीक है? अब देखो मैं पी को नीचे बना रहा हूं, पी को ऊपर बना लो, बात बराबर है, ठीक है? पहले ऊपर का एग्जांपल दिया था, अब नीचे के एग्जांपल से समझाते हैं। तो ये मेरे पास क्या है? कोई बी पॉइंट है, मतलब क्यू फोर्स है जो बी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है। तो जनरली करते क्या है भाई, यहां पर आप फोर्स को डिनोट करने के लिए ए बी को, जो रिजिड बॉडी है, इसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, क्या कर दी? एक्सटेंड कर दी। तो ये मेरे पास क्या, कोई सी पॉइंट है, और ये क्या होगा? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? ये होगी पी माइनस क्यू। समझ गए? अब इसके ऊपर एनालॉग ऑफ लेमी थ्योरम कैसे लगेगा? तो सबसे पहले क्या करो? पी फोर्स लिखो, ठीक है? एनालॉगी थ्योरम क्या बोलती है? पी फोर्स को अब भूल जाओ, बाकी 2 फोर्सेस कितनी बच गई? एक तो बच गई आर, एक बच गई क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? इनके बीच का डिस्टेंस सी बी है। ऐसे लिखोगे कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है? कभी गलत नहीं होगा, वरना है ना आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहोगे। जैसे पी फोर्स लिखी, पी को भूल जाओ, बाकी 2 फोर्सेस बच गई, एक तो आर बच गई, एक क्यू बच गई, इनके बीच का डिस्टेंस सी बी है। अब क्या करो? क्यू लिखो, क्यू फोर्स है, क्यू फोर्स के अलावा कितनी फोर्स बच गई? 2, एक तो पी और एक आर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? सी ए है, तो ये लिख दिया भाई। अब एक फोर्स बच गई आर, आर को यहां लिखो, ठीक है? आर को यहां लिखा। अब आर को भूल जाओ, बाकी फोर्सेस कितनी बच गई? पी और क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ए पी। समझ गए? ये अपने पास क्या होती है? एनालॉग ऑफ लेमी थ्योरम। क्या होती है भाई? एनालॉग ऑफ
या एनालॉजी ऑफ लेमी थ्योरम? समझ गए? कमेंट करके बता दो जल्दी से। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यही आपका टॉपिक था भाई, ठीक है, यही क्या था आप लोगों का टॉपिक था, जो थ्योरी पार्ट आपको क्वेश्चन से पहले पढ़ना होगा। राइट, समझ गए होंगे? तो जल्दी से लिख लो, आप लोगों के पास 30 सेकंड है, आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं इसको। डू इट फास्ट। लिख लिया? कमेंट करके बताओ जल्दी से, लिख लिया क्या? चलो भाई, लिख लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स करते हैं। मैं रफ कर रहा हूं, इतने रिवाइज कर लो जो अभी तक आपने पढ़ा है, या मैं ही रिवाइज करवा देता हूं। पैरेलल फोर्सेस क्या होती है? जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। उसके बाद आपने लाइक फोर्सेस पढ़ी। साथ साथ बोलो यार, साथ साथ बोलोगे चीजें याद हो जाएंगी। और एक चीज और बताता हूँ, ये जिसने वीडियो देख ली ना, उसके बाद पैरेलल फोर्सेस बुक के अंदर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो देखो, साथ के साथ रिवीजन करो। अगर साथ के साथ रिवीजन करते हो, चीजें मैं यहीं पर याद करा दूंगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसके बाद, ठीक है। जस्ट एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना। अगर ये वीडियो देख ली और साथ के साथ रिवीजन कर ली तो डेफिनेटली आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, यहीं पर चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। और मैं ये स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, जो साथ के साथ मेरे साथ रिवीजन करता है उसको बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर चीजें याद हो जाएंगी। तो क्या पढ़ा है अभी तक आपने? साथ साथ बोलना, तब चीजें याद होगी। सबसे पहले क्या था? पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस क्या होती है भाई? ऐसी फोर्सेस जिनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होता है? पैरेलल होता है एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? लाइक फोर्सेस। लाइक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एक डायरेक्शन में एक्ट करती है। टू पैरेलल फोर्सेस आर said to be like when they act in same direction। उसके बाद था अपने पास अनलाइक फोर्सेस। अनलाइक फोर्सेस क्या होती हैं? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद रिजल्टेंट के बारे में बात की थी। लाइक फोर्सेस का रिजल्टेंट जनरली जो फोर्स बड़ी होती है उसके पास एक्ट करता है, तो लाइक फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है R इजिकल टू P प्लस Q। और अनलाइक फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है दैट इज बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, यानी कि P माइनस Q। बड़ी Q है तो Q माइनस P हो जाएगा, बड़ी P है तो P माइनस Q हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या देखा था भाई? एनालॉजी ऑफ लेमीज थ्योरम। अब वो क्या बोलती है भाई? वो बोलती है कि जो फोर्स आप लिख रहे हैं उसके अपॉन में जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा? बची हुई दो फोर्सेस के अपोजिट होगा, ठीक है। बची हुई दो फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा। मैं फिर से बोलता हूं, एनालॉजी थ्योरम क्या बोलती है? अगर आप एक फोर्स लिख रहे हैं P, तो P के नीचे कौन सा डिस्टेंस आएगा? बची हुई दो फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो लिखते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो भाई, स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। बोल क्या रहा है? फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक फोर्सेस 40 न्यूटन एंड 5 न्यूटन एक्टिंग एट A एंड B रिस्पेक्टिवली व्हेन AB इज 40 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है किसके बीच में? ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो डायग्राम बनाते हैं। आपको जनरली ये स्टेटमेंट देगा, डायग्राम नहीं देगा। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, तो ये मेरे पास A हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया? B हो गया, ठीक है। तो ये आपने पहली फोर्स बना दी, ये आपने अनलाइक है अपोजिट डायरेक्शन में बना दी, ठीक है। तो बोल क्या रहा है भाई? पहली फोर्स है इसकी वैल्यू है 40 न्यूटन और दूसरी फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन। और A से B का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। अब जनरली रिजल्टेंट कहां एक्ट करेगा? P फोर्स बड़ी है तो रिजल्टेंट मेरा कहीं ना कहीं यहां एक्ट करेगा, ये C पॉइंट है, तो ये क्या हो गया? R, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? तो रिजल्टेंट अपने पास क्या होता है? P माइनस Q होता है। P कितना है? 40 है, Q कितना है? 5 है, तो ये कितना आ गया? 35 न्यूटन, ठीक है। कितना आ गया? 35 न्यूटन, राइट।
तो जनरली देखो रिजल्टेंट तो आपने फाइंड आउट कर लिया, जनरली ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, कहां पर रिजल्टेंट एक्ट करेगा, ठीक है, रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई और फाइंड आउट करना है कि P से कितने डिस्टेंस पे जो रिजल्टेंट है वो एक्ट करेगा। तो उसके लिए देखो लेमी थ्योरम लगाते हैं, एनालॉजी ऑफ लेमी थ्योरम लगाते हैं। अगर मैं लेमी थ्योरम बोल रहा हूं तो इसका मतलब जनरली एनालॉजी ऑफ लेमी थ्योरम है, ठीक है, क्योंकि एनालॉजी ऑफ लेमी थ्योरम बार बार नहीं बोला जाएगा, तो जनरली क्या बोल देता हूं मैं कई बार लेमी थ्योरम, तो उसका मतलब यही होता है। यहाँ पर आप क्या यूज करने वाले हैं, एनालॉजी ऑफ लेमी थ्योरम। तो बताओ एनालॉजी ऑफ लेमी थ्योरम से क्या होगा, P, ठीक है, P अपॉन इसके नीचे क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो दो फोर्सेस कितनी, एक R है एक कितनी है Q है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, BC। अब एक गलती पता है क्या करते हैं, मैं बताता हूं, एक बार लिख दूं ये, उसके बाद जल्दी बोलो। Q लिखा, ये लो Q लिख दिया, Q के अलावा दो फोर्सेस क्या बच गई, R और P बच गई, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, AC। अब आगे चलो, नेक्स्ट फोर्स क्या है, R है, और R को छोड़ के बाकी जो फोर्सेस बच गई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, B है। अब गलती क्या होगी वो मैं बता देता हूं। अब एक चीज नोटिस की है आपने, मैंने देखो BC लिखा है, BC इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे। उसके बाद मैंने AC लिखा है, AC इसकी डायरेक्शन क्या है, कुछ ऐसे है। उसके बाद मैंने AB लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, BA लिखा है, BA इसकी डायरेक्शन क्या है, ये। तो जर्नली जो आप डिस्टेंस ले रहे हैं ना उसको भी इसी तरह लेना होता है। ये जर्नली मेरी देखो राइट हैंड साइड है, ये मेरी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो डिस्टेंस भी आप ऐसे ही लेते हैं। अगर आप राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो हर फोर्स का जो डिस्टेंस है, मतलब बीच का जो डिस्टेंस है वो जर्नली राइट टू लेफ्ट लेते हैं। ये नहीं कि एक में राइट टू लेफ्ट ले लिया, अगली में राइट टू लेफ्ट लिया, अगली में आपने क्या किया, लेफ्ट टू राइट ले लिया, अगली में क्या किया, लेफ्ट टू राइट ले लिया। तो ये आपका सीक्वेंस गलत हो जाएगा। इस चीज को भी ध्यान रखना है। जो नीचे है ना इनका ऑर्डर भी सेम लेके चलते हैं। ये ऑर्डर रखा है तो हर फोर्स का ऑर्डर राइट टू लेफ्ट ही होना चाहिए। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो। P कितना है मेरे पास, P है भाई मेरे पास 40 न्यूटन, तो 40 अपॉन BC, ये दिखाई दे रहा होगा, हाँ जी दिखाई दे रहा है। 40 अपॉन BC, Q के कितना है मेरे पास 5 न्यूटन, तो 5 अपॉन AC कितना है नहीं पता भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास R कितना है 35, तो यहां से BA कितना है ये पता है 40 सेंटीमीटर। तो एक चीज देखो भाई, ये सेंटीमीटर में है, जो यूनिट्स है वो यहाँ पर SI लेके चलने हैं, क्योंकि फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है। तो अपने को डिस्टेंस को भी क्या लेके चलना पड़ेगा, SI यूनिट में लेके चलना पड़ेगा। किसके अंदर लेके चलना पड़ेगा, SI यूनिट के अंदर लेके चलना पड़ेगा। अब SI यूनिट में डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई, मीटर होती है। ठीक है, और जब आप सेंटीमीटर को मीटर के अंदर डिवाइड करेंगे तो जनरली क्या करेंगे, 40 को 100 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया भाई, ये मेरे पास आ गया 4/10, और फिर से इसको कन्वर्ट किया तो ये कितना आ गया 2/5। ठीक है, क्या आ गया 2/5। तो 40 को आप मीटर में क्या लिख सकते हैं 2/5, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2/5 लिख सकते हैं। इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो 5AC अपॉन 35 अपॉन, ये सेंटीमीटर में है, इसको जर्नली मीटर में 2/5 लिख सकते हैं। 2 नीचे लिखा, 5 को ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब यहां से AC की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो क्या आएगी, 5 × 2 अपॉन में 35 × 5 गया, बच गया क्या 2/35, क्या बच गया 2/35। ये किस में आया है भाई अपने पास, ये मीटर में आया है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे क्योंकि ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो ये डिस्टेंस भी अपने पास क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। 2/35 आया है, इसको क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आप लोगों के पास आएगा 40/7 मीटर, 40/7 सेंटीमीटर। तो ये जो रिजल्टेंट है, ये जो डिस्टेंस आया ये अपने पास क्या आया 40/7 मीटर। ठीक है, ये आप लोगों का क्या था भाई, फर्स्ट एग्जाम्पल था। जल्दी से लिख लो इसको, डू इट फास्ट। तो ये आज का भाई आप लोगों का टॉपिक था। तो बाकी बचे हुए एग्जाम्पल वो आप नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK, और चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तभी करें जब आप लोगों को जो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आज पढ़ाई है ये माइंड में सेट हो गई हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मेरे को अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चीजें मेरे को यही याद होगी। और जस्ट प्रैक्टिस किसकी करनी है, एग्जाम्पल्स की करनी है, और चीजें मेरे को याद है सारी। तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके भी जरूर बताना भाई हमें। ठीक है, कमेंट आप लोगों का हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।